हाय एवरीवन। देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, थंबनेल टाइटल से देख ही लिए। इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल यानी कि आउटसाइड द कंट्री, यानी इंडिया की बॉर्डर के बाहर जितने भी बिजनेस हैं सब के सब इंटरनेशनल बिजनेस है। सो हम इसी को देखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस encompasses all commercial transaction that across नेशनल बॉर्डर। सारे ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द इंडिया हो इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या सर्विसेज हो। जितने सब कुछ है सब इंटरनेशनल बिजनेस है, हम कह सकते हैं ये चीज़। फिर हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन असेसिंग न्यू मार्केट। क्या है नए मार्केट? तो होता क्या है कि आप अगर कोई सामान इंडिया में बना रहे हैं तो आप इंडिया में कितना ही बेच ले जाएंगे, एक समय आएगा पीक आ जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए? आपको अपना सामान दूसरे कंट्री में बेचना पड़ेगा। तो आप जब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ये चीज़ है। अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल। आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, इंडिया में उतना पीक आ गया और वर्ल्ड में इतनी कंट्री है तो आप हजारों प्रोडक्ट बनाने लगे हो, यानी इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और ऑब्वियसली बात है कि आपका ऑलरेडी डेवलपमेंट होगा, आप मिलीनियर बनोगे, बिलीनियर बनोगे, ये चीज़ है। हाँ, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, पर हाँ आप ग्लोबल बिजनेस की मदद से कर सकते हैं। चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, सब के सब ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट काफ़ी है। फिर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, यानी मार्केट ओपन कर दिए हैं, वो हमसे खरीद सकते हैं, हम उनको बेच सकते हैं, ये चीज़ है। सो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस बाय इनहेंसिंग मार्केट एक्सेस। हाँ ये है, अगर दूसरी कंट्री अपनी मार्केट ओपन करेगी तभी तो हम बेच पाएंगे। भाई हम बेचना चाह रहे हैं और 100% टैरिफ लगा दिया हमारे प्रोडक्ट पे, तो कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। सो ग्लोबलाइजेशन है जिससे मार्केट एक्सेस हो जाता है, ये है। द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी facilitates seamless connectivity, allowing company to operate globally while navigating diverse consumer preference and market dynamic, ये चीजें हैं। फिर हम कल्चरल डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग पावर डिस्टेंस इन बिजनेस सेटिंग की बात करेंगे, जिसमें पावर डिस्टेंस अफेक्ट हायरार्की अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ है। फिर हम इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म इन कल्चर देखेंगे, कल्चर डायमेंशन में। तो जो इंडिविजुअल है वो इम्फेसाइज पर्सनल अचीवमेंट हो गया ओवर ग्रुप गोल एंड हार्मनी, ये चीज़ है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे मास्कुलिनिटी एंड प्रीमिलिटी इन वर्क इन्वायरमेंट। फिर हम मैनेजिंग अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इन ग्लोबल ऑपरेशन। तो ये कुछ डायमेंशन है कल्चर के। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म नॉर्म, ये भी डायमेंशन है किसके? कल्चर के। फिर हम कुछ फैक्ट की बात करें कि 80% डेवलप मार्केट डोमिनेट जीडीपी, यानी कि जो डेवलप मार्केट है वहाँ की जीडीपी में 80% इंटरनेशनल बिजनेस ही डोमिनेट करता है। यानी कह सकते हैं पूरा पूरा इंटरनेशनल बिजनेस की मदद से ही डोमिनेट कर पाते हैं डेवलप मार्केट। 5 की इकोनॉमिक इंडिकेटर मेन देखे जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कैसे वो वाला भी देखा जाता है कि हाँ आपने दूसरे सामान में बेचा, आप कितने मजबूत हुए, आपके पास कितनी ज़्यादा पावर आई है। तो काफ़ी है, तो यहाँ पे मिलनी वाइफ है। फिर है कि 1.5 ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड वैल्यू इंक्रीज। तो ये बढ़ते रहते हैं, तो एक डेटा के हिसाब से है, मैंने जो शो किया है। फिर हम लीगल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो लीगल लैंडस्केप इज क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस सक्सेस। कंपनी मस्ट नेविगेट वेरियस इंटरनेशनल लॉ, trade agreement and regulation while assessing political stability. Effective compliance ensure smooth operation and reduce risks associated with tariff and import-export policy in different country। तो ये बताने वाली बात है नहीं, यहाँ पे खुद ही लिखा है सब कुछ सिंपल में।
तो पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। फिर हम मूव करें। सो मूव करते हैं। फिर हम मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं। तो एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व सेलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू फॉरेन मार्केट प्रोवाइडिंग अ लो रिस्क एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप लो रिस्क में हैं तो आप पर्टिकुलरली एक्सपोर्टिंग में फोकस करिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, उस मार्केट में चलाने की कोशिश करिए, चल गया ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा हो गया। ये चीज़ें और लो रिस्क यानी कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं लगेगा। फिर लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग अलाउ फॉरेन कंपनी टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड यूजिंग प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और ब्रांच नेम ऑफरिंग रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो वहाँ की कंट्री को समझिए, वहाँ का लाइसेंस लीजिए, वहाँ पर जो रूल रेगुलेटरी है उनको समझिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए तो आपको और आसानी होगा, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी काफ़ी। फिर है फ्रेंचाइजिंग, यानी कि आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई दूसरे कंट्री का बंदा है, उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपने उसको फ्रेंचाइजी खोल के दे दी, भाई तुम चलाओ, तुम इतना परसेंट कमीशन लो, बाकी हमें दे देना, सारा प्रोडक्ट सब कुछ हमारा रहेगा, मार्केटिंग से लेके एक्सपेंस सब कुछ। तो फ्रेंचाइजी इनेबल बिजनेसेस टू रिप्लिकेट सक्सेसफुल मॉडल ओवरसीव allowing रैपिड एक्सपेंशन while मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल कंट्रोल। एग्जाम्पल ले, अगर टाटा को गाड़ी यूएसए में बेचनी है तो पूरा यूनिट टाम जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में काफ़ी पैसा लगेगा। पर जान लें कि यहाँ टाटा मोटर्स की जो कारें हैं वो यूएसए में बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, तो वहाँ पे कोई खरीद लेगा टाटा मोटर्स की फ्रेंचाइजी, तो टाटा मोटर गाड़ी पहुँचानी रहेगी, बाकी वो सब कुछ बेचेगा। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है फ्रेंचाइजिंग भी। फिर हम इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रेटजी देख लेते हैं, यानी IMS। तो कंपनी मस्ट नेविगेट टू डेलिकेट बैलेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडॉप्टेशन इन दियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू इफेक्टिवली रेजोनेट विद डाइवर्स इंटरनेशनल ऑडियंस while maintaining ब्रांड कंसिस्टेंसी। ये चीज़ है। फिर है सप्लाई चेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मैनेजिंग ग्लोबल ऑपरेशन रिक्वायर्ड इफिशिएंट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। कंपनी मस्ट नेविगेट लॉजिस्टिक चैलेंजेस, ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इंश्योर टाइमली डिलीवर ऑफ प्रोडक्ट। तो इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट अगर रूल समझा जाए तो सप्लाई चेन का है। हाँ, वहाँ से डिमांड आ रही है, आप सामान ही नहीं पहुँचा पा रहे हो तो क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, यानी आपने ऑलरेडी इतना सेटअप किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप सामान बेचना चाह रहे हैं पर लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई शिप कंटेनर से गया वो डूब गया, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, डिले हो गया, कहीं कुछ ट्रैफिक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। तो काफ़ी कुछ है, इसलिए भी लॉजिस्टिक का वो सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर कोई दूर देश में कोई भी दिक्कत आई, $1 90 में मान चलिए फिक्स किए थे, वो अगर 88 हो गया, 87 हो गया, बढ़ गया या घट गया, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो टाइमली डिलीवर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर है। तो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई चेन इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज क्रूशियल फॉर बिजनेस एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेंड। तो अभी जो मैंने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही इसमें बताया गया है। इफेक्टिव हेजिंग स्ट्रेटजी कैन स्टेबलाइज कैश फ्लो एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन। यहाँ पे हेजिंग बोला गया, हेजिंग मतलब कि आप अपने आप ये मान के चल रहे बाई चांस कुछ हमें लॉस होता है, बड़ा लॉस ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम हेजिंग करते हैं। हेजिंग मतलब हम कर सकते हैं कि गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, कि यहाँ हमारा अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज की वजह से लॉस हो गया तो हेजिंग उसको कवर कर ले जाए, ये चीज़ है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये है। कंपनी मस्ट एक्सेस मार्केट कंडीशन एंड यूटिलाइज वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मिटिगेट पोटेंशियल लॉसेस, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम एथिकल बिजनेस इज गुड बिजनेस, यहाँ पे एक कोड है उसकी अब बात की गई, यानी CSR में आप जानते होंगे कि यहाँ अगर आप अच्छे से बिजनेस करें तो ही अच्छा बिजनेस है। एथिकल में यानी आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, जो एक्चुअल में वो बेच रहे हैं, तो वो है बिजनेस, ये बात कही गई है। आप अगर प्रोटीन पाउडर करके बेच रहे हैं, उसके अंदर आपने सतुआ दे दिया या आटा दे दिया, वो थोड़ी नहीं एथिकल है।
आप एक्चुअल में प्रोटीन दे रहे हैं, हाँ वो गुड बिजनेस है। फिर चैलेंजेस एंड रिस्क की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस प्रेजेंट न्यूमरस हर्डल हो गया, जैसे हो गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने किसी कंट्री में पैसे डालते हैं तो लॉन्ग टर्म के बिहार पे डालते हैं, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम की वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गया, मतलब कि मिलिट्री रूल आ गया, या बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, बार बार पॉलिसी चेंज हो रही हैं, काफ़ी पॉलिसियों के फेवर काफ़ी नहीं, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी ये है। कंपनी मस्ट नेविगेट these challenges while managing risk effectively. Developing robust risk management strategies is essential for ensuring success in diverse global market and maintaining a competitive edge. ये सब चीज़ें। फिर हम कुछ इमर्जिंग ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2022 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलरेटेड वर्ल्ड वाइड, ये हो गया। 2023 में देखें तो ई कॉमर्स ग्रोथ रिसेव रिटेल लैंडस्केप। 2024 की बात की जाए तो सस्टेनेबल बिकम अ बिजनेस प्रायोरिटी। ये सब एक ट्रेंड चला है, कह सकते हैं हर हर साल में नया नया ट्रेंड चलता जा रहा है। 2025 की बात करें तो एआई एंड ऑटोमेशन इनहेंस ऑपरेशन, इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है कि हाँ रोबोटिक आ जाए, हर चीज़ में एआई आ रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें। फिर हम केस स्टडी देखते हैं। डीज केस स्टडी जो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस की बताई, ये क्या है? एग्जामिन सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी ग्लोबल एक्सपेंशन जर्नी, हाईलाइटिंग their effective strategies in navigating culture differences, market entry challenges, and local regulation. Their adaptive approach led to increased market share and significant revenue growth across diverse region, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं समरी। तो ग्लोबल बिजनेस फैक्टर क्रूशियल फॉर सक्सेस, कंपनी मस्ट नेविगेट डाइवर्स कल्चर, इकोनॉमिक, legal, strategic landscape while being adaptable to change. Embracing these elements enable organization to leverage opportunity and mitigate risks in international marketplace effectively, ये चीजें हैं। फिर हम मार्केट रिसर्च की बात कर लेते हैं। कंडक्ट थ्रू एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको लगातार मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हमें बेनिफिट होगा। कॉम्पिटेंट टीम बिल्ड स्किल टीम टू इफेक्टिव इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, अच्छे लीडरशिप के अंदर सबको रन कराना पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रहता है काफ़ी कुछ। फिर है एडॉप्टेबल स्ट्रेटेजी की बात की तो डेवलप फ्लेक्सिबल अप्रोच टू मीट डाइवर्स मार्केट ट्रेंड नीड, ये है। फिर है टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्ट इन कटिंग एज टूल टू इनहेंस ग्लोबल ऑपरेशन, यानी आप ऐसे टूल और टेक्नोलॉजी लाइए जिससे आपको इफेक्टिव और इफिशियंट वे में सब कुछ मैनेज हो सके। फ्यूचर फोकस, यानी आप जब इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं तो आप पुराने मॉडल पे ना जाइए, नए नए लाते रहिए, जो फोकस हो, जो फ्यूचर है उस पर फोकस करिए, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम ला देते हैं डिस्कशन का। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, वी इनवाइट यू टू शेयर योर थॉट, क्वेश्चन और इंसाइट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस। मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं लाया हूँ कि आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ, आपको इनवाइट करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछें इनसाइड रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस, और आपकी इंगेजमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। एज वी एक्सप्लोर दिस डायनेमिक फील्ड टुगेदर, लेट्स फोस्टर एंड इंटरेक्ट डायलॉग टू इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। सो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ इस तरीके से कि आप मेरे साथ जुड़िए, कमेंट आपके लिए ओपन है, आप उससे कनेक्टेड रहिए मेरे से। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली करना है तो मैं आगे चल के आपसे वो भी कर सकता हूँ, वन टू वन कनेक्टेड भी कर सकता हूँ। ग्लोबल लैंडस्केप हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ग्लोबल डायनेमिक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से कनेक्ट करिए, मैं पर्सनली आपको बताऊँगा। सो ओवरऑल आपको मैं वो सॉरी आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। सो अगर यहाँ तक देख लें तो आप अगर देखें धन्यवाद, औरों लोगों को देखने के लिए मदद की है आपके लिए यहाँ पे ऐसा, यानी आपको मोर थैंक्स। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।